मंच पर उपस्थित समस्त सम्मान्य अतिथिगण, पलवल युवा संसद के पंडाल में उपस्थित समस्त पलवल निवासी, हरियाणा वासी एवं मेरे प्रिय देशवासियों, आज वास्तव में जहां आकर मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें हर वर्ग के लोग जो हैं वो आकर बैठे हैं, जो मंच पर वक्ता आएंगे उनको सुनेंगे, अपनी बात रखेंगे और इससे हमारी सामाजिक और जो राष्ट्रीय एकता है उसको भी एक मजबूती मिलती है। पिछले दिनों पुलवामा में आतंकी हमला हुआ और देश ने अपने कई वीर जवान गंवाए। इस आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश था और जिस जिले से मैं आता हूं, जम्मू, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है, इस हमले के बाद वहां लगातार 6 दिन कर्फ्यू रहा और जैसे ही कर्फ्यू खुला तो मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच पहुंचा। प्रिय देशवासियों, ये दर्द, ये जख्म जो है, इसके गांठ बहुत गहरे हैं, मैं इसको मानता हूं और निश्चित तौर पर देश के पास एक मजबूत सरकार है, देश के पास एक मजबूत प्रधानमंत्री है। सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को सियोल शांति पुरस्कार से दक्षिण कोरिया में सम्मानित किया गया। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियां भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाएं, क्योंकि इसके साथ वो जो पुरस्कार उनको मिला वो पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और पिछले कुछ समय में निश्चित तौर पर हमने कई नई चीजें जो है वो शुरू की हैं और जिसका लाभ आज हर वर्ग में देखने को मिल रहा है, पूरे देश में देखने को मिल रहा है। किंतु आज सवाल यह है कि हमें करना क्या है। जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये सबसे पहले हमें सुनिश्चित करना है और उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें। और आंतरिक सुरक्षा केवल सुरक्षा एजेंसियों की, सरकार की या सेनाओं की जिम्मेदारी नहीं होती। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये देश हमारा है, हम अधिकार मांगते हैं अपना, हम हमेशा अपने अधिकार की बात करते हैं, बात बात पर अधिकार मांगते हैं, झगड़े पे उतारू हो जाते हैं, किंतु जब बात कर्तव्य की आती है कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है, तो तब हम पीछे हट जाते हैं। वास्तव में अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर उसका अधिकार भी पूरा होगा और देश जो है वो अधिक बेहतर काम करेगा। तो इस आंतरिक सुरक्षा को हमें मजबूत करना है, हम सबको साथ मिलकर चलना है, अपनी सरकारों के साथ मिलकर चलना है, अपने नेताओं के साथ मिलकर चलना है। लोकतंत्र है, लोक राज है, आलोचनाएं होती रहेंगी, बात विवाद भी होंगे, मतभेद भी होंगे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम आपस में इतना टकराव करें कि एक निष्कर्ष जो निकलना चाहिए, जो विकास हमें करना चाहिए, जो मजबूत निर्णय हमें लेने चाहिए, हम वो ना ले सकें। हम सब भाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान हैं कि जब 21वीं सदी के उस प्रतिस्पर्धी दौर में जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, हम विकास कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री है जो मजबूत और कड़े फैसले लेने से नहीं झिझकता, तो ये नहीं सोचता कि उसे कितना राजनीतिक नफा नुकसान होगा या कितना लाभ होगा। कई ऐसे फैसले उन्होंने लिए जो शायद बड़े बड़े राजनीति के जानकारों को भी चकित करते हैं। कैसे कोई इतने मजबूत फैसले ले सकता है, क्योंकि अक्सर जब इतने मजबूत फैसले लिए जाते हैं तो हर व्यक्ति, हर नेता अपना नफा नुकसान तोलता है, किंतु ये सिद्ध करता है कि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो भारत माता की जय अर्थात देश के 125 करोड़ देशवासियों की जय, अर्थात भारत के कण कण की जय, भारत के जन जन की जय। मैं जम्मू कश्मीर राज्य से आता हूं और पिछले दिनों जब पुलवामा हमला हुआ तो पूरे देश भर में आक्रोश था और एक अजीब सा माहौल बन गया था। मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा भारत हमारा है,
भारत के इंच इंच पे आप सबका अधिकार है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों की ओर से, निवासियों की ओर से आप सबको जम्मू कश्मीर पधारने का निमंत्रण देता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका है, वो केवल जम्मू कश्मीर वासियों का नहीं है कि कश्मीर में कोई अलगवादी पैदा हो गए, कि वहां कुछ गद्दार ताकतें पैदा हो गई तो आप ये कहो कि नहीं हम नहीं चलेंगे, हम बात नहीं करेंगे। जो है आपका आपको रखना पड़ेगा अपने पास। हमारे सैनिकों ने सर कटाए हैं, जाने दी हैं। जो सीआरपीएफ के इतने जवान इसलिए शहीद हो गए क्योंकि वो भारत का है। हमने ना कद छोड़ा था। जो आज ऐसे लोग पैदा हुए हैं समाज और देश में, जो बार बार टकराव करते हैं और सत्ता को चुनौती देते हैं। सत्ता को चुनौती देना ठीक है, लेकिन जो देश को चुनौती देते हैं, संविधान को चुनौती देते हैं, देश इन सबके पहले भी था। भारत इन सबके अस्तित्व के पहले भी था। भारत का अस्तित्व आज भी है, और ये सब जब अस्त हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें अस्त होना पड़ेगा, वो शक्तियां अधिक देर तक नहीं टिकती जो देश को चुनौती देंगी, इन्हें अस्त होना पड़ेगा और देश इनके अस्त होने के बाद भी रहेगा। लेकिन आज हमें यह सोचना है कि हम अपने आप को किन लोगों में गिनेंगे। उन लोगों में जिन्हें इतिहास याद करेगा कि उन्होंने देश के विकास में योगदान दिया, या उन लोगों ने कि हमेशा गलतियां निकाली, हमेशा टांग खींची। उदाहरण के तौर पर भारत में बुलेट ट्रेन की बात होती है। भारत में अभी एक नई ट्रेन चली जिसको ट्रेन 18 के नाम से हम जानते हैं, उसकी बात होती है तो लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन क्या करनी है, इतनी गरीबी है। अरे जब इतनी गरीबी थी तो भारत में हमने कंप्यूटर लाया नहीं लाया? भारत में कंप्यूटर आया तभी हम आज एक बड़ी शक्ति बन रहे हैं आईटी के क्षेत्र में। गरीबी थी, आटे की कमी थी, फिर भी हमने डाटा लाया नहीं लाया। तो ये विकास समांतर चलता रहता है, चलते रहना चाहिए, क्योंकि हम समय से पीछे नहीं रह सकते। हमारी जिम्मेदारी दुनिया में सबसे अधिक है, क्योंकि हमारे पास एक मर्यादित सेना है। हम उन अमर्यादित और कायर सेनाओं में से नहीं है जो पीछे से वार करते हैं। सदियों के इतिहास में हम जब भी लड़े हैं, हमने सामने से वार किया है और सामने से वार खाया है। इसीलिए आज भारत का स्थान दुनिया मान रही है। कुछ समय में गैप आया था कि हमें ऐसे मानने लगे थे, किंतु आज देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो जब यूएस की संसद में भी बोलता है तो कई बार उनके भाषण में वहां के सांसद खड़े होकर उनको तालियां उनके लिए बजाते हैं। यह बदलते समय का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि आज आपके बीच जो वक्ता आए हैं वो बहुत कुछ कहेंगे, क्योंकि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। किंतु मैं फिर से यही कहता हूं, बड़ा कुछ लिखा जा चुका है, युवाओं पे कहा जा चुका है, देश की जो काबिलियत है उसमें कहा जा चुका है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई चुनौती नहीं है, ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसका समाधान हमारे पास नहीं। जम्मू कश्मीर का निवासी होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मैं मंच से कहता हूं, मैं एक राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मैं कहता हूं कि कश्मीर समस्या का भी हल है, पाकिस्तान की चुनौती का भी हल है, और देश में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, साथ चलने का मादा होना चाहिए, और एक नया विश्व और भारत बनाने की कल्पना होनी चाहिए। और हम करेंगे, ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहां सबको न्याय मिले, शांति हो, एकता हो, दृढ़ता हो, सब साथ मिलकर चलते हो, असमानता ना हो। हम करेंगे ऐसे भारत का निर्माण। कि तो हमें अपने प्रधानमंत्री का, अपनी सरकारों का 5 साल बाद समय आता है सोचने का कि किसको वोट करें, लेकिन उन 5 सालों में आपस में टकराने के बजाय कि एक दूसरे की मारामारी करें, समय है कि हम साथ चलें। बाद में मूल्यांकन कर लेंगे कि कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब साथ चलना है तो साथ चलें। हमारी भी सड़कें साथ चलेंगे, हमारी भी सड़कें अच्छी होंगी, सबको रोजगार मिलेगा। युवाओं से जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, मैं अर्थव्यवस्था का विद्यार्थी भी हूं, अर्थशास्त्र भी पढ़ता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रिय देशवासियों, प्रिय युवाओं, देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है। हम दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज भारत का समय है। हम इतने रोजगार पैदा करेंगे कि भारत के जितने युवाओं में क्षमता है उस हर युवा को रोजगार मिलेगा। इसलिए रोजगार की चिंता ना करें आप। तो मैं जाते जाते सिर्फ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ निवासियों की ओर से आप सबको जम्मू कश्मीर पधारने का न्योता देता हूं। आप आइए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी आइए, हम आप सबका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ जो मंच पर बैठे हैं, मैं एक बार फिर से उनका अभिनंदन करता हूं और यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हरियाणा की इस वीरों की इस पावन धरती पर मंच पर खड़े होकर
उन्होंने मुझे आपको संबोधित करने का मौका मिला। जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि छोड़ो कल की बातें, कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। जय हिंद, जय भारत।